दोस्तों, माई सेल्फ गणपत वसीटा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हिंदी का जो हमारा लक्ष्य है, ये जो फर्स्ट पेपर जो 200 मार्क्स का है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश हमारी जारी है। उसी दिशा में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दोस्तों, हम बात करेंगे संधि पे। संधि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये जो संधि है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट दो तरीके से आप देख सकते हो। देखिए, आप 2016 वाला पेपर देखेंगे, ओल्ड पेपर जो देखेंगे, या फिर 2021 के जो पेपर देखेंगे, आपको लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस जो है वो संधि से आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इट मीन्स 12 से 14 नंबर। 12 से 14 नंबर जो है ये हिंदी का जो ये टॉपिक है आपका संधि, ये लेकर चलता है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, इसको अच्छी गहराई से समझ लेते हो, तो आप आसानी से ये जो 6-7 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, अगर आप इसको वास्तव में गहराई से समझ लेते हो, आप इसको क्या है गहराई में समझ लेते हो, एकदम इस टॉपिक को बहुत गहन तरीके से समझ लेते हो, तो ना सिर्फ आप संधि के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप जो है शब्द शुद्धि जो है ना, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। शब्द शुद्धि के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर पाएंगे। आप ये मान के आप पुराने पेपर देखेंगे अगर, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको शब्द शुद्धि के भी दिख जाएंगे, है ना। तो 7-8 क्वेश्चन अगर इसके, तो इसका भी 12 से 14 का रेशियो मान के चलो आप मार्क्स का, और ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 25 मार्क्स के आसपास ये दोनों टॉपिक हो जाता है। और अगर आप संधि को वास्तव में गहराई से कर लेते हो ना, तो लगभग लगभग शब्द शुद्धि का 70% टॉपिक आप यहाँ क्लियर कर दोगे। हाँ, शब्द शुद्धि को जब अलग से पढ़ा जाएगा तो वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट डिटेल में अपन उसको पढ़ेंगे, राइट। लेकिन शब्द शुद्धि जो है संधि के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। शब्द शुद्धि के जो आपका 100 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे ना हिंदी के, उसमें अगर आप उसको करने जाएंगे ना, तो बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे शब्द शुद्धि वाले, तो आप उसको संधि का उपयोग करते हुए कर लेंगे। यहाँ तक कि आप उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग को भी देखेंगे ना, तो उपसर्ग भी मैं आपको कह रहा हूँ लगभग आप 50 से 60%, लगभग 60% आप मान के चलो, 60% संधि के माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और फिर बाकी जो टॉपिक है, जैसे आपका प्रत्यय ले लो, है ना, प्रत्यय ले लो, आप उसको समास को ले लो, है ना, ये जो टॉपिक है इनके भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप संधि के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो। लगभग लगभग 10 से 20% मान लो आप इसको। तो संधि का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। मतलब संधि अपने आप में आपको मार्क्स देगा, और फिर दूसरे जो टॉपिक है आपके इस हिंदी सिलेबस के, शब्द शुद्धि हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, इसमें भी आपको एक अच्छा स्कोर कराने में मदद करेगा, राइट। यही नहीं, आप शब्द ज्ञान भी आपको हो जाएगा। जब अपन संधि पढ़ेंगे ना, तब धीरे धीरे आपको शब्दों का ज्ञान भी होने लग जाएगा। मतलब आपको कुछ पर्यायवाची जो है ना, उनका भी नॉलेज हो जाएगा, राइट। कुछ आपको विलोम के बारे में भी नॉलेज होता चला जाएगा। तो ये चीजें भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स है एक तरह से। तो संधि को बहुत गहराई से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये समझ लो, ये आपकी धुरी है एक तरह से, है ना, आपका मूल है। मूल नहीं होता किसी चीज का, मतलब जड़ है या बेस है, उसका एक आधार है ये। तो इसी इसी चीज से अपन ये समझते हैं कि भाई जो संधि को अपन को पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें अपनी कुछ क्लासेस लगेगी। आप ये मान के चलो कि मैं अगर आपको 1-1 घंटे की क्लास भी करूंगा, तो काफी क्लासेस इसमें होने वाली है, 20 कम से कम 20 के आसपास की क्लासेस अपन इसमें करेंगे, राइट। और अपन बेसिक से समझते हुए चलेंगे, राइट। क्या है कि अच्छा, मैंने आपको जैसे ये कहा कि कैसे कैसे इसका यूज, देखो अपन संधि पढ़ेंगे बाद में, अभी अभी शुरू करेंगे अपन, लेकिन ऊपरी ऊपरी चीजें देख रहे हैं अपन। जैसे मैं आपको एक शब्द लेता हूँ, जैसे मैंने बोला अभिप्सा। अभिप्सा, जैसे मैंने लिखा अभिप्सा, ये अभिप्सा, राइट, ये शब्द लिखा, और मैंने इसको इस तरह से लिखा अभिप्सा, क्लियर, ये शब्द लिखा। अब मैं आपसे पूछूं यार, इसमें से एकदम शुद्ध शब्द कौन सा है। क्या पूछूं मैं आपसे, यार इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। कुछ लोग कहेंगे कि यार हमने पढ़ा था, और अपनी स्मृति के आधार पर, किसके आधार पर, अपनी मेमोरी के आधार पर, स्मृति के आधार पर कहेंगे कि भाई हमने पढ़ा था, हमको याद है, ये वाला सही है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, ये सही है, हमने जो पढ़ा था हमको इतना याद आ रहा है कि यार ये जो मात्रा नहीं थोड़ी बड़ी बड़ी आती है। कोई कहेगा ये छोटी मात्रा होती है। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि आप स्मृति के आधार पर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, तो आपको सिलेक्शन जो लेना है ना, आपको एग्जाम पास करना, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
राइट। स्मृति के आधार पर, मतलब आप अगर रटने के आधार पर, कहने का मतलब सीधा मैं अगर शब्द बोलूँ ना, रटना, रटने के आधार पर अगर आप एग्जाम पेपर को 100 क्वेश्चन जो हिंदी के है उसको आप सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप पास होना आपके लिए क्या है, मुश्किल हो जाएगा। स्मृति के आधार पर ये काम नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन उसमें 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ABCD, है ना, 4 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन आएंगे। तो अब आप सोचो कि यार आपको ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको 3 को बार करना आना चाहिए, 3 को बार करना आने से मतलब ये हो जाना चाहिए आउट, ये आपके काम के नहीं है, ये तो है ही नहीं। आपको अगर आंसर लगाना है तो आप ये कह दोगे कि भाई ये आंसर हो ही नहीं सकते, ये 3 तो हो ही नहीं सकते और ये आंसर है, बस दैट्स ऑल, और आप अपना आंसर क्या है, सॉल्व आउट कर लेंगे। और उन 100 क्वेश्चन में सब जगह आपको ऐसा ही करना है, तभी आपका क्या है, ये जो सिलेक्शन शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं मिलता है। अगर आप सब इंस्पेक्टर में पद, अगर आप हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपका सिलेक्शन के चांस जो 90%, 99.9% बढ़ जाता है, ये मान के चलो आप। अगर आप ये क्या है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हो तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये जो स्मृति है ना, इसके आधार पर आप सोचेंगे कि मैं कर लूँ तो नहीं चलेगा, रटने के आधार पर नहीं चलेगा, आपको आपको आउट करना पड़ेगा। यार ये जो है ना, ये आउट है, ये क्वेश्चन के आंसर तो हो ही नहीं सकते। और ये कैसे आप पता करेंगे, किन आधारों पे आप पता कर सकते हैं, रटने के आधार पर नहीं, स्मृति के आधार पर आप नहीं कर सकते हो, आप विश्लेषण के आधार पर करोगे। किसके आधार पर, विश्लेषण क्षमता, आपके अंदर जो विश्लेषण क्षमता है ना, विश्लेषण क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर करोगे, विश्लेषण क्षमता के आधार पर। आप उस शब्द का, ये जो भी शब्द दिया होगा आप इसका विश्लेषण करोगे, और अपनी आपकी जो हिंदी के प्रति जो समझ है, हिंदी के प्रति जो समझ है ना, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उस समझ के आधार पर आप करोगे कि यार ये तो नहीं हो सकता या फिर ये हो सकता है, दोनों में से एक तय करोगे। आप अपनी लॉजिकल माइंड लगाओगे, आप तार्किक क्षमता लगाओगे, अपनी तार्किक विश्लेषण करो, तार्किकता लगाओगे, और ये दोनों के बाद आप अपना थोड़ा बहुत यूज करोगे तो वो स्मृति का करोगे, क्या यार ठीक है मैंने ये पढ़ा भी था, ओके। लेकिन मेजर चीज आप इनका यूज करोगे, और ये चीजें कब आप यूज कर पाएंगे, जब आपने क्या है, समझ डेवलप की हो, समझ समझ विकसित कर ली हो अपने अंदर। ये काम अगर आपने कर लिया है तो आप इसको आसानी से पकड़ पाओगे। जैसे अभी देखो, अभी आप इसका आंसर पकड़ने की कोशिश करो, राइट, मैं आपको कह रहा हूँ जैसे अपने ये जो चीज है कि मैंने आपको ये पूछा है कि यार अभिप्सा जो है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, राइट, कि ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यार फर्क सिर्फ इतना है, आपको पता है अभिप्सा तो है, लेकिन ये वाली जो मात्रा आएगी कि ये वाली मात्रा है, इसमें आपको डाउट क्रिएट हो गया। डाउट क्रिएट इसलिए हो गया क्योंकि आप बात कर रहे हो स्मृति के आधार पर, याददाश्त के आधार पर बात कर रहे हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा। आप क्या कर रहे हैं, स्मृति के आधार पर या फिर याददाश्त के आधार पर आप कोशिश कर रहे हो, राइट, या कोशिश करो, आप विश्लेषण करो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभिप्सा है, ये जो शब्द है अभिप्सा, अब अभी अभी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत, मैं आपको नहीं कह रहा, अपन खुद अपन जब इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो अपन इसमें आगे अपना पता कर लेंगे क्या है। मैं एक बार दोनों को लेके चलता हूँ, आप खुद फिर कहेंगे यार सही तो ये है, इसमें कहीं रटने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये अभिप्सा शब्द जो है ना, ये एक शब्द नहीं है, ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है। अगर इतना पता है, अब इसमें हमको इसमें याद रखनी चाहिए, अभिप्सा दो शब्दों से मिलकर बना है, इतना मुझे ध्यान में आ गया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सीखा था, संधि जब सीखी थी ना तो मैंने सीखा था यार ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक। आप संधि संधि पढ़ोगे तो पता है ना, एक एक शब्द और दूसरा शब्द ये दोनों मिलकर ही तो संधि बनती है, राइट। इसी को तो पढ़ना होता है, अभी हम आगे देखेंगे उसको। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि यार ये कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो शब्द कौन से होता है, हो सकता है अभिप्सा है तो अभी और इप्सा, ऐसा ही कुछ होगा, आपको याद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि यार अभी और इप्सा, या तो ये अभी होगा या फिर ये अभी होगा, ये अभी और ये अभी, या तो ये होगा ये होगा। रही बात इप्सा की, तो या तो ये इप्सा होगा या इप्सा होगा, राइट, ऐसे ही कुछ होगा, या तो ये होगा या फिर ये वाला ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा, ऐसे ही तो कुछ होगा, लेकिन आपको याद नहीं है, आपने याद किया भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ विश्लेषण के आधार पर, ऐसा कुछ होगा। अभी आपको ये नहीं पता
पता करना भी नहीं है कि ये वाला भी है, ये वाला इप्सा है, ये वाला भी है, ये वाला इप्सा, हमें नहीं पता। ठीक, हम सिर्फ बात कर रहे हैं विश्लेषण की, लॉजिकल थॉट की। तो उसके आधार पर हम हमारे आंसर को कैसे कैच करेंगे कि भाई ये सही है, ये सही है। हमें इतना पता है कि संधि नाम की कोई चीज़ है और संधि में दो शब्द मिलकर बनते हैं, और ये अभिप्सा जो है ये भी कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बना है, हमें इतना पता है। और हमने ये कैच करने की कोशिश की कहीं ना कहीं ये अभी और इप्सा से मिलकर बना हुआ है, या तो इन दोनों से मिलकर बना होगा या इन दोनों से मिलकर बना होगा, ऐसे ही तो कुछ हुआ होगा, राइट। अच्छा, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपन कोई भी दो शब्द ले लेते हैं, अपन कहते हैं कि हाँ ये इनसे मिलकर बना होगा ऐसा कुछ। जैसे मान लो अपन ये वाला पहला वाला ले लेते हैं, राइट। जैसे अपन कहते हैं ये अभी और इप्सा से मिलकर बना है, ये जो है इससे मिलकर बना है, राइट। अपन को नहीं पता कि ये वाला है ये वाला है, लेकिन एक बार गलती से, लेकिन अपन समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपन कह रहे हैं चलो मान लो इनसे मिलकर बना है, right? जब आप इनका मेल करेंगे क्या होता है, संधि क्या होता है, अभी संधि अपन पढ़ेंगे तो समझेंगे। संधि क्या होता है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, इस पहले पद का अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण, और इस दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों मिल जाते हैं। और मिलेंगे तो इसमें क्या कुछ विकार होगा, राइट। जैसे अपन ये देखते हैं, ये भी है, राइट, ये ले लिया, इसका ये ई ले लिया, राइट। इनमें क्या हो, मेल होगा। अब मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी शब्द है, जैसे क है, तो ये क कैसे बना, ये अगर हलन था तो मतलब ये शुद्ध है, लेकिन अगर ये क है तो ये क धन अ से मिलकर बना है, ऐसे बना है। अगर ये का है तो क धन आ से मिलकर बना। अभी अपन आगे देखेंगे, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ये देखेंगे। तो यहाँ भी क्या है, ये भ है तो मतलब क्या है, भी है तो भ धन ई से मिलकर बना है, बस ऐसा ही तो है। और इसके नीचे में क्या हल लगा दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें से क्या स्वर अलग कर दिया, ये क्या स्वर है, ये व्यंजन है, तो व्यंजन और स्वर को जब अलग कर दिया तो नीचे हलंत लगा दिया मैंने, ये शुद्ध रूप से व्यंजन हो गया। अब इसमें मतलब इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, क्योंकि स्वर जो था, ये जो था ना, ये स्वर के रूप में है, ये स्वर की मात्रा है, ये की क्या थी, की मात्रा है, समझ रहे हो। अभी अपन मात्रा को भी देखो, एक टॉपिक ये भी है इंपॉर्टेंट, मात्रा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। अभी अपन क्या करेंगे, अभी इसमें इसको करने का थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें जान लेंगे कि भाई मात्रा क्या है ना, ये शब्द कैसे जुड़ कैसे रहे, ये अलग कैसे हो रहे, इन चीजों को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि ये जो था ना, ये क्या था, ये मात्रा थी, और जब ये भ और इसमें ये मात्रा थी, अपन जब इसको विश्लेषण किया, मतलब इसको अलग अलग किया ना, तो इसमें से क्या है, मूल शब्द जो मूल वर्ण जो थे वो निकल गए, है ना। ये भ अलग निकल गया, ये व्यंजन है, और ये अलग निकल गया। और इधर क्या था, ये तो अपने आप में स्वर ही है, राइट, ये अपने आप में क्या स्वर ही है, तो ये यू का यू आ गया यहाँ पे, ये का यू। अब जुड़ेंगे कौन, ये दोनों, सबसे निकट कौन है, ये है। जो एकदम निकट होंगे वही तो जुड़ेंगे, निकटता आने से वो जुड़ेंगे, मेल होगा उनमें, और उनमें क्या होगा, विकार होगा। ये संधि, अपन संधि को समझेंगे तब देख लेंगे। अभी अभी के लिए इतना ही सेवन, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में मेल होगा तो अपन इसको क्या करेंगे। अब अपन अभी अपन पढ़ेंगे संधि के नियमों के, जब ई और ये ई तो मिलता है तो ये दीर्घ रूप ले लेते हैं, ये ऐसा ई बन जाता है। एक छोटा सा नियम है, राइट। तो जब संधि होगी तब ऐसा कुछ होगा ना, तो उनके मिलने से ये वाला बन जाता है। या फिर अगर ऐसा कुछ होता तब भी ये वाला बन जाएगा। या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तब भी ये वाला बन जाता है। या फिर अगर ये ऐसा होता है तब भी ये वाला बन जाता है। मतलब आप जब संधि करेंगे, है ना, तो इस तरह से जुड़े, इस तरह से जुड़े, या इस तरह से जुड़े, बनना यही है। क्या बनना है, यही बनना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो आप जरा, अपने पास ये शब्द है अभी और इप्सा, राइट। अभी और इप्सा, अपने भले गलत शब्द लिया ना, देखिए गलत शब्द लिया, लेकिन फिर भी देखो ई और ई मिलके बड़ा ई बन जाएगा ना, राइट। तो अब जब इसका बनेगा, अ तो अ रहेगा, भ जगह ये जो भ है, ये जो भ था ये मैंने ऐसा कर लिख दिया, और ये जो ई है, ये ई और इसमें जो ई था वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ये वाला ई बन जाएगा, और पीछे ये लग जाएगा। अब इन सबको मैं एक साथ लिख दूं तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी भ में, तो अ विप्सा, देखो ये शब्द बन गया। तो अब बताओ ये सही है या ये सही है, तो आप कहेंगे यार ये सही है, कौन सा सही है, और ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो भ पे जो मात्रा है ना, ये इसकी नहीं है, ये भ पे जो मात्रा है ना, ये नहीं है, ये कौन सी है, ये ही है, ये वाली है। क्यों ये है, क्योंकि अपन ने क्या किया, संधि हुई है,
और जब संधि हुई है तो उसमें क्या है, ये मिले होंगे ऐसे ऐसे, कुछ भी मिला होगा, लेकिन बना तो यही होगा, ये बड़ा वाला ही तो बना होगा यही। और ये जब बना होगा तो मात्रा भी तो क्या है, बड़ी आनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, अभिप्सा। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, अब आपने क्या किया, इसमें कुछ याद थोड़ी था आपको, आपको सिर्फ इतना पता था कि जो अभिप्सा जो है ना, ये कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था कि ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है ये वाला है। असल में तो क्या होता है, ये जो अभिप्सा है, ये शब्द इस तरह से है, अभिप्सा, राइट। और ये कैसे मिलकर बना है, अभी धन इप्सा, इप्सा, राइट, इनसे मिलकर बना है। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखो ये जो शब्द है इसको खोलता हूँ, और ये जो शब्द है इसको खोलता हूँ। खोलने का मतलब क्या हुआ पता है, खोलने का मतलब हुआ ये जो इसमें जो जो वर्ण है ना, इनको उनके मूल रूप में बदल देना। इसको अपन बोलते हैं वर्ण वियोजन। क्या बोलते हैं, वर्ण वियोजन, वर्ण वियोजन। क्या बोलते हैं, वर्ण वियोजन। मतलब इस शब्द में जो जो वर्ण है उनको अलग कर दो, इस शब्द में जो जो वर्ण है उसको अलग कर दो, इसी को अपन क्या कहेंगे, वर्ण वियोजन। मतलब स्वर भी होंगे, वर्ण मतलब वर्ण में तो क्या क्या आता है, स्वर भी आता है, व्यंजन भी आता है, उन सबको जैसे वर्ण है। वर्ण वियोजन में क्या हो गया, वर्ण और स्वर और व्यंजन जो दोनों को अलग अलग कर दो, स्वर और व्यंजन देख लो अलग अलग, मतलब उनके जो मूल रूप है ना उसमें लिख दो उनको। ठीक है, जैसे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये भी आपको सिखाऊंगा मैं थोड़ा, देखिए इसको आगे बढ़ते हैं अपने पास। जैसे कि अभी है, तो अभी को अपन कैसे लिखेंगे, देखो आ गया, राइट, स्वर है आ गया, राइट। फिर क्या है, भी है, तो भ और स्वर दोनों मिले हुए हैं ना, तो भ को मैं एक बार अलग कर लेता हूँ, भ क्या है, व्यंजन है, इसको मैंने अलग कर दिया। और इसमें ये मात्रा जो दिख रही है ना, ये किसकी, ई की मात्रा, तो मैं ई को लिख देता हूँ। स्वर का रूप क्या है, ई, स्वर क्या है, ई, ये मैंने लिख दिया। मतलब इसका क्या किया, वियोजन कर लिया। इसमें ये तीन वर्ण है, अ भ और ई, ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है, ये क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर है, राइट। अब देखो फिर आगे क्या है, ये धन का चिन्ह है, तो अपन ने यहाँ पे धन का चिन्ह ले लिया। क्या किया अपन ने यहाँ पे धन का चिन्ह लिया। अब देखो इप्सा, तो ये अपने आप में मूल शब्द है, ठीक है, ये क्या है, स्वर है। फिर क्या है, प, लेकिन प क्या आधा है, तो इसके नीचे अपन क्या हल लगा दिया। फिर क्या है, स, और स में आ की मात्रा है, तो स कर दिया व्यंजन, और आ साथ में जोड़ दिया। तो ये कुछ इस तरह से है, ये पूरा ये पूरा जो शब्द है, ये जो अभी और ये जो इप्सा, ये पूरा इस तरह से है, राइट। अपन ने इसमें क्या किया, अपन ने इसमें संधि लगा दी। क्या किया, संधि लगा दी। ये शब्द था और ये शब्द था, इन दोनों में संधि लगा दी, तो क्या संधि, ये मेल होने पे जो ये जो वर्ण थे ये दोनों एक हो गए, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, ई, और ये ई मिलकर ये मिलके ये वाला ई, राइट। तो अपन इसको किस तरह से लिखेंगे, अपन इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो जैसे अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर संधि के वजह से ये लिखना है। क्या लिखना है, ये, बाकी सब यू के यू आ जाएंगे। जैसे देखो अस्वर है वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया, राइट। वह व्यंजन है वो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, इसके नीचे हलन तभी लगा दिया क्योंकि इसमें स्वर शामिल नहीं है, अपने स्वर को अलग कर दिया। अब इन दोनों को मिला के तो अपन ये लिख दें, तो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, राइट। और फिर प है, प को लिख दिया, हलंत है नीचे हलंत लिख लिया। फिर स है, स लिख लिया, हलंत है हलंत लिख लिया। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब बोल रहा हूँ स, तो वो तो मैं ये स बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे हलंत नहीं है, क्योंकि वर्ण में जो व्यंजन है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, राइट। मैं हलंत वाला स तो बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें स्वर होता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो जब मैं बोलता हूँ तब तो मैं स बोल रहा हूँ, उसमें कौन सा है, उसमें हलंत नहीं है, लेकिन मैं आपको चूंकि समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल के आपको लिख ये रहा हूँ, ठीक है, ये वाला स, हलंत वाला स, ये समझो आप इसको। फिर पीछे क्या है, आ। अब देखो ये जो है ना, अब इसका क्या होगा, अपन ने अभी क्या किया, इन शब्दों को खोला था, मतलब अभी शब्द और इप्सा शब्द को क्या खोल दिया, तो इसको तो अपन ने क्या कहा, वर्ण वियोजन। मतलब उस शब्द में जो जो वर्ण है उन सबको अपने मूल रूप में लिखना, ये क्या हो गया, वर्ण वियोजन। अब ये जो शब्द है सारे, ये वर्ण जो है, अब इन सब वर्णों का क्या है, मैं जोड़ रहा हूँ, मिला रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ण का संयोजन कर रहा हूँ, या वर्ण का संश्लेषण कर रहा हूँ। अब देखो मैं इन दोनों को मिलाता हूँ पहले, जो अच्छा मिलेंगे कैसे, स्वर और व्यंजन मिलेंगे परस्पर। जैसे अ है,
अपने आप में स्वर है तो ये तो अयु का यू आ जाएगा, ऐसा कैसा, राइट। फिर देखो ये भ है, अब ये व्यंजन है, ये हल है इसके नीचे, तो इसको स्वर की सहायता है, स्वर की जरूरत है इसको। अब इसके साथ स्वर है क्या, ये रहा, तो ये दोनों मिल जाएंगे और ये बन जाएगा भ, और ये मतलब ये समझो ये जो ई है इसकी मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ये क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। मतलब ये जो ई है ना, ये जुड़ रहा है, क्या है, ये जुड़ रहा है, ये मिल रहा है, राइट। लेकिन इसमें रूप में इसके परिवर्तन आ रहा है, रूप में क्या है, परिवर्तन, रूप में परिवर्तन हो रहा है, और उसके रूप में परिवर्तन होकर वो नहीं जुड़ के उसकी जगह क्या जुड़ रहा है, ये उसकी जो मात्रा है ना वो जुड़ रही है, समझ रहे हो। तो स्वर और व्यंजन जब मिलेंगे ना तो स्वरों के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जुड़ तो ये ई रहा है, लेकिन ये नहीं मिलके इसकी मात्रा जुड़ गई, यहाँ पे देखो। तो इस ई के रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये जो रूप में परिवर्तन है इसी को अपन क्या कहते हैं, मात्रा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये मात्रा है, ठीक है ना, समझना इसको। अच्छा फिर आगे देखिए, ये क्या प, ये क्या स। अब इसके साथ कोई स्वर है नहीं है, तो ये यू का यू आ जाएगा, मतलब ये हलन, मतलब ये आधा है, राइट। फिर ये स, इसके साथ स्वर है, ये रहा, तो ये स और आ मिलके क्या हो जाएंगे, सा हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, मतलब ये मिल क्या रहा है, स और आ मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है, स और आ। लेकिन अपन ने क्या किया, स में आ मिलाया, लेकिन आ का रूप परिवर्तन करके उसकी एक मात्रा लगा दी है, ये बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आ की जगह क्या, एक डंडी, ऐसी ऐसी डंडी जुड़ गई, तो ये क्या है, मात्रा है, क्या है, मात्रा। तो व्यंजन के साथ जब स्वर को मिला रहे हैं ना अपन, तो क्या कर रहे हैं, स्वर के रूप में परिवर्तन करके लिख रहे हैं, तो ये परिवर्तन करके ये लिख दिया, ये तो क्या मात्रा है। तो वैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, सा हो गया, फिर क्या हो गया, सा, राइट। अब देखो इन सबको लिख दो एक साथ, अ भी, आधा प और सा, अभिप्सा। अब आपको एक डाउट और होगा यहाँ पर, मैंने ये जो शब्द लिखा, क्योंकि शब्द का हमने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया अच्छे से एकदम डिटेल में, ठीक है ना। अब समझना आपको है, समझाना मेरे काम है, तो मैंने कर दिया है। अब आप इसको बेसिकली बहुत बारीकी से समझ लेना, ठीक है। अपन ने, मैंने आपको एक बात और कही, लास्ट में अपन ने किस किस को जोड़ा, वो देखो, ये वाली लाइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वापस यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए, देखो अ और फिर भी, फिर प के नीचे अलंत मतलब याद है, और स जो उसमें आ की मात्रा रखने से सा हो गया। अब मुझे इसको एक साथ लिखना है, लेकिन मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको, देखो ऐसे लिख रहा हूँ, अ भी, और प जो है ना, प को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हबीब सा। मतलब प को जो मैंने ना ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे नहीं लिखा मैंने, प को ऐसे लिख दिया। मतलब ये जो लाइन है ना, देखो ये जो प है, राइट, इस प में, इस प में ये जो लाइन है, ये जो खड़ी रेखा है ना, ना ये क्या है, पाई, इसको क्या बोलते हैं, पाई, पाई बोलते हैं। तो ये हट जाती है, जब ये प का संयोजन होता है ना किसी में, तो ये क्या है, हट जाती है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन थी ना, ये हट गई, और सिर्फ इतना इतना जोड़ा है मैंने, ये देखो इतना, ये इतना सा। तो ये भी नियम है, राइट है। अपन आगे देखते जाएंगे, फिर अभी इसको मैं दिखाऊंगा थोड़ा आपको कि जो ये पाई वाले वर्ण होता है ना, ये जब जुड़ते हैं तो ये किस तरह से जुड़ते हैं, राइट। नहीं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या, देखो अ ई, और प आधा लिखना है तो प आधा ऐसा लिखती है ना, अभिप्सा। बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता था क्या, अपन कह रहे हैं ये आधा है तो आधा ही तो है, और ये भी आधा ही तो है। लेकिन यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये रूल है, ये हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण हुआ है 2024, उसके हिसाब से ये है कि आपके पाई युक्त जो वर्ण है उनको आपको किस तरह से लिखना है जब उसका संयोजन करते हैं, ठीक। तो ये आपको जानना पड़ेगा, अपन इसमें आगे भी देखेंगे। अच्छा एक मैंने यहाँ पर आपको जो ये चीजें बताई, आप मैंने यहाँ जिन जिन चीजों का यूज किया है, जिन जिन शब्दों का यूज किया, उन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि अभिप्सा जो है, अभिप्सा शब्द, अभिप्सा शब्द है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो अब आप समझ पाएंगे कि अभिप्सा जो है ये वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने इसको याद नहीं किया है, हमने इसको समझा है। हमने ये समझा है कि इसमें दो शब्द मिलकर बना है, अभी और इप्सा। और अभी और इप्सा ये इस तरह से कुछ मिले होंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों जब मिलेंगे तो दोनों तरफ ई है, दोनों तरफ क्या है, ई है। और जब ई और मिलेंगे तो ये वाले ई बनेगा, और इसकी मात्रा तो ये होती है। तो अपना आंसर ये सही है, बस इतना सा लॉजिक था। हालांकि वो ऊपर तो पूरा आपने क्या किया है, इसका अपन ने पूरा इसका एक तरह से पोस्टमार्टम किया है, ताकि अपन इसको समझ सके कि ये किस किस तरह से ये चलता है। लेकिन इसमें अपन ने सारा किस किस चीज़ का लिया है, अपन ने इसमें किस किस चीज़ का सहारा लेके समझे। अपन ने एक तो ये देखा मात्रा, राइट, एक अपन ने देखा
वर्ण संयोजन, क्या देखा? वर्ण संयोजन। तो किन किन सारों से अपन समझे वर्ण संयोजन? एक अपन ने देखा वर्ण वियोजन, है ना, वर्ण वियोजन। और एक अपन ने कहा संधि, संधि हुई है इसमें। भाई संधि हुई तभी तो अपन ने क्या किया, ये ई और ये ई मिला के अपन ने ये वाली ई बना दी, ये संधि से ही तो बनाई है। तो इसलिए तो अपने ये जो चार कॉन्सेप्ट है, ये चार कॉन्सेप्ट का अगर अपन को नॉलेज था तो अपन इसका आंसर क्या है निकाल पाएंगे। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप पीएसआई, मतलब आप समझ लो कि आप ये जो पीएसआई की जो तैयारी करने जा रहे हो ना, ये छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, समझ रहे हो? ये बिल्कुल भी छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आप ये मान के चलो कि जो आरएस का पैटर्न, जो आरएस का एग्जाम देता है ना, जो आरएस की तैयारी करता है, उनके लिए जितनी सीटें होती है ना उस वैकेंसी में, उसमें आप मान लीजिए सबसे टॉप की वैकेंसी क्या, एसडीएम पद है, राइट। फिर क्या है उसमें और भाई आरपीएस है, मतलब जो डीवाईएसपी लगता है आपका, राइट। फिर उसमें मान लो और क्या है, तहसीलदार हो गया, बीडीओ हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। ये जो पद है जो आपको दिख रहे हैं, और फिर उसके बाद जितने भी आप पद जोड़ो, उन सबसे बेटर पद आप मान सकते हो सब इंस्पेक्टर का, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो वैकेंसी है ना पीएसआई 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तव में किसी को बनना ही है, किसी को अपने वर्दी धारण करनी ही है, तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत करनी है। ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। और अगर मेहनत के साथ आपकी रणनीति सही हो ना, रणनीति सही हो, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। मतलब ये जो 2 स्टार है ना, 2 स्टार जो है ना, ये आपको 100% मिलेंगे, कोई इसको रोक नहीं सकता, समझ रहे हो? ये जो उप निरीक्षक का जो पद है, उप निरीक्षक, इसको आप क्या बोलते हैं, एसआई, सब इंस्पेक्टर, ये बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त एक ही है कि बारीकी से चीज़ों की समझ को अपने जहन में उतार दो। ये जो पूरा अपन ने ये जो किया है ना, ये इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि भाई आपको जो 100 क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करना है ना, उन 100 क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करना है वो कैसे करना है, वो स्मृति के आधार पर नहीं करना है, वो विश्लेषण के आधार पर करना है, विश्लेषण के आधार पर करना है। वो आपको लॉजिकली तार्किकता के आधार पर करना है। किसके आधार पर करना है? तार्किकता के आधार पर। और लास्ट में बचती है स्मृति। ये जो आपकी एज है ना, ये रटने वाली एज नहीं है। अभी जो एज है ये रटने वाली एज नहीं है, ये समझने वाली एज है, समझ रहे हो? गहराई से जहन में उतारने वाली एज है। आप यहाँ पे रटोगे तो काम नहीं चलेगा और आप क्रैक नहीं कर पाओगे, समझ गए? जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक शब्द और लेते हैं। जैसे अपन, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अब आप खुद दिमाग लगाना, ठीक है, राइट। जैसे मैं कहता हूँ कि ये देखो, ये शब्द मैंने लिखा, तदोपरांत, तदोपरांत शब्द लिखा, तदोपरांत। और एक तरफ मैंने लिखा तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक? अब मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन, अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध, शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर मैं इतना आपसे पूछ लूँ तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या करेंगे, अपनी स्मृति में जाएंगे। क्या जाएंगे? अपने स्मृति में। आपकी स्मृति जो है ना, ये बहुत, ये क्या आपको ले डूबती है, क्या कहते हैं, ले डूबती है। आप अपनी स्मृति में जाएंगे, और आप स्मृति में जाएंगे और आप उसको कहेंगे कि यार अपन ने तदुपरांत सुना था या तदुपरांत सुना था। तो फिर कुछ लोग होंगे जो 60% जो होंगे वो कहेंगे यार हमने तो तदुपरांत सुना था। कुछ 40% लोग होंगे वो कहेंगे हमने तदुपरांत सुना था। फिर आपको कहेंगे ठीक है अब आंसर बताओ अपना क्या करना है। तो ये भी कंफ्यूज है और ये भी कंफ्यूज है, ना तो क्लियर ये है ना क्लियर ये है। क्योंकि वक्त मौके पे इनको ना तो याद इनको है ना याद इनको है। इनको लगता है कि तदुपरांत हो सकता है यार, 60% चांस है, लेकिन 40% डाउट है। इनको लगता है कि 40% चांस है लेकिन 60% डाउट है, कुछ क्लियर नहीं है क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस पे फोकस कर रहे हैं? स्मृति पे, अपने मेमोरी पे फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको अभी एक बात कही कि ये तो ठीक है, आपको सिर्फ ये जानना है, एक शब्द है आपके सामने, तदुपरांत या तदुपरांत किसी को भी ले लो, राइट।
किसी को भी ले लो, आपके सामने एक शब्द है कि यार ये जो शब्द है ना, क्या ये मूल शब्द है या कुछ शब्दों से मिलकर बना है ना, या किसी उपसर्ग से मिलकर बना है ना? अगर आपको इतना भी डाउट है, इतना क्लियर है कि यार ये अकेला ऐसा कोई शब्द नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलकर बना है। और हमने सुना था यार ये तद उपरांत है, तद और धन उपरांत ऐसा कुछ था और उससे मिलकर बना था। बस इतना अगर भी आपको याद है तो आप क्या करो, तुरंत उसको लिख दो, तद धन उपरांत। अब देखो अपन को सिर्फ आंसर पकड़ना है ना, मैं आपको आंसर पकड़ना सिखा रहा हूँ। आपको हिंदी में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट? आपको लगेगा कि यार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कहीं ना कहीं क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है या उपसर्ग से मिलकर बना है, ऐसा कुछ आपको लगता है तो आपने तुरंत कहा यार क्या क्या हो सकता है, आपने कहा तद और उपरांत हो सकता है। कहीं ना कहीं हमने सुना था, संधि में पढ़ा था, कहीं जब संधि के नियम पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़ा था कि तद और उपरांत, क्योंकि ये अपने आप में मूल शब्द तो नहीं है, ये मिलकर बना है। आपको इतना लग गया, राइट? अब आप क्या कहेंगे, यार ये दोनों से मिलकर बना तो इसमें तो संधि हुई होगी। आपको अगला पॉइंट तुरंत क्या जाना चाहिए, इसमें क्या है, संधि हुई होगी। अब आपने संधि के नियम पढ़ रखे हैं, आप कहोगे कि यार ये प्रथम पद है, ये बाद वाला पद है, तो ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण मिलेगा, ये दोनों के मिलने से जो बनेगा वो शब्द बन जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलता, क्या बनता है। आपने उठाया यहाँ से द, और उसके नीचे क्या हलंत है, मतलब इसमें स्वर शामिल नहीं है, राइट? और इधर से आपने उठाया ऊ, राइट? बाकी तो यू को ही रहने दो, भले ये त है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। हालांकि इसको भी क्या लिखना होता है, करके बताऊँ मैं, वियोजन करके बताऊँ इसका, तो वियोजन करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब इसका वियोजन करो, देखो इसका क्या करते हैं, वियोजन करते हैं, राइट? जैसे मैंने क्या कहा, त है तो इस त को तो मैं क्या लिखूँ, त के नीचे हल लगा के इसके साथ अ अलग कर दूँ, राइट? फिर ये द है, इस द को ऐसे कैसे लिख दूँ, राइट? ये पहले पद का तो खेल यहाँ पे हो गया, इसको खोल दिया मैंने। अब ये दूसरा पद ले लूँ, इसको खोलूँ। अच्छा ये ऊ, तो ऊ स्वर अपने आप में अकेले ही है। प, तो प के नीचे हल लगा के साथ में अ अलग कर दूँ। फिर र, इसके नीचे हल लगा दूँ। आ, न के नीचे हल लगा दूँ। त, और त के नीचे हल लगा के अ कर दूँ। ये इस तरह से मैंने इसको क्या खोल दिया। लेकिन हालांकि अपन को तो संधि करनी है ना, तो संधि तो सिर्फ यही पे होनी है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। संधि सिर्फ क्या होनी है, यहाँ होनी है। संधि तो सिर्फ यही होनी है, क्योंकि ये वाला और ये वाला, संधि तो यही होनी है। अब आप इसमें संधि करने जाओगे कि द और ऊ मिलकर क्या बनेगा बताओ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये द है, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके नीचे हल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके हल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, द धन अ से मिलकर बना है द, राइट? अगर द के साथ अ मिला दूँ तो ये बन गया द, अगर इस द के साथ में आ मिला दूँ, क्या मिला दूँ, आ, तो ये क्या बन जाएगा, दा। तो ये आ है ना, इस आ की जगह इसकी मात्रा लग जाएगी, क्या लग जाएगी, इसकी मात्रा लग जाएगी। इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है, और ये लग गई यहाँ। तो वैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊँ, इस द में मैं ऊ मिला दूँ, क्या मिला दूँ, ऊ। इस द में मैं क्या मिला दूँ, ऊ मिला दूँ, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, द, और इस द में ऊ मिलेगा तो ऊ नहीं मिलेगा, ऊ की मात्रा मिल जाएगी। अब ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है, राइट? ये होती है, मैंने क्या ऊ की मात्रा लगा दी, ये तो ये होना चाहिए। तो द में ऊ जब मिल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये होना चाहिए। बाकी सबको एक साथ लिख लो, यू का यू। देखो त और अ मिल के त बन गया, फिर द और ऊ मिल के दू बन गया, या गांठ बनेंगे ना, ऊ बन गया। प और अ मिल के प बन गया, र और आ रा, और ये न ऊपर मात्रा चली जाएगी, तो पीछे त और अ मिल के त बन गया, और ये शब्द आपका बन गया तदुपरांत। अब मैंने आपसे पूछा बताओ तदुपरांत सही है कि तदुपरांत सही है। अब आपको समझना चाहिए कि दो शब्दों से मिलकर बना है, और तद और उपरांत से अगर मिलकर बना है तो दू बनेगा या दो बनेगा। अब जब मिल ही यहाँ पे द और ऊ रहा है, द और ऊ मिल रहे हैं, तो दू ही तो बनेगा दोस्तों, ऊ की तो मात्रा लगेगी। ये ओ की मात्रा कहाँ से आ जाएगी, ये जो ओ की मात्रा कहाँ से आ जाएगी, समझो ना इसको।
ये आ जाएगी क्या? कहाँ से आएगी? ये कैसे बन जाएगी? द और ऊ मिलके दू ही तो बनेगा। आपने संधि में संधि क्या है? अभी आप जब देखोगे कि ऊ किसी में जुड़ेगा तो ऊ की मात्रा जुड़ेगी, ये वाली क है, क में ऊ की ऊ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कु ही तो बनेगा। बताओ। तो वैसे ही द में ऊ जुड़ेगा तो दू ही तो बनेगा। बताओ। तो ये दो तो बनना ही नहीं है ना। जब ये नहीं बनना है तो अपना शब्द शुद्धि, अगर यहाँ पे तदुपरांत और तदुपरांत है तो आप इस किसको सही करेंगे? बताओ। आप यही तो सही कहेंगे, यही तो कहेंगे भाई ये क्या है? शुद्ध है। क्या ये है? और ये क्या है? ये गलत है। और इसमें आपने मेमोरी का क्या उपयोग किया? जब आप मेमोरी का उपयोग कर रहे थे तब आप क्या कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अपन ने इसमें क्या उपयोग किया? अपन ने इसमें उपयोग किया मात्रा का, संधि का। सबसे मेन चीज तो संधि का उपयोग किया। अपन ने कह दिया कि द और ऊ मिलके तो दू बनता है, द और ऊ मिलके तो दू बनता है ना, दू बनता है, सीधी सी बात है। तो क्या होना चाहिए? तदुपरांत होना चाहिए। तदुपरांत तो होना ही नहीं चाहिए। आंसर इसका क्या है? तदुपरांत है। राइट। तो अब आपने दो शब्द समझ लिए, जैसे अभिप्सा, और इसमें क्या है? ये अभी और इप्सा से मिलकर बनता है तो मात्रा बड़ी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तद और उपरांत से मिलकर बनता है तो द और उ, तदुपरांत, तदुपरांत बन जाएगा ये, तो तदुपरांत हो जाएगा। बस ये शब्द सही है, ये शब्द सही है कि नहीं है? बताओ। आपको कोई डाउट है क्या? अपन ने जो ये डिस्कस किया सारा, इस पर कोई डाउट हो तो बोलो। आपको कोई डाउट हो तो बताओ। देखो, आप लोग कंपटीशन एग्जाम देना जा रहे हो, है ना? और यह बहुत, मतलब यहाँ जो कंपटीशन है ना, ये आपका लाखों में है ना, लाखों में है। देखो, एक तो क्या होता है जब अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, मान लो एक क्लास है, कोई भी क्लास है ना, क्लास ए है मान लो, इस एक क्लास में अगर मान लो आपके पास 70 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 70। और ये नाइन्थ क्लास है, कौन सी क्लास है? नाइन्थ। जब आप 9 से 10th में जाओगे ना, तो ये 70 बच्चे यू के यू चले जाएंगे यहाँ पे 10th में। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ से पास और फेल किया जाता है, और एक मिनिमम मार्क्स जो तय है, जैसे 36% तय है, अगर इससे कम लाएगा तो फेल है, नहीं तो पास है। राइट। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं है पैटर्न। कंपटीशन एग्जाम में ये पैटर्न नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में तो आपके यहाँ जो 70 थे ना, अभी आप कितना मान लो 3 लाख हो, 3 लाख लोग एग्जाम दे रहे हो या 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हो मान लो, तो आपकी संख्या तो कितनी है? 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख। ऐसा थोड़ी कि आप 5 के 5 लाख पास हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी सीटें जो है, आपकी जो सीटें हैं, देखो अब तो ये है कि सीटें बढ़ने की गुंजाइश भी है। पुरानी जो 1045 जो सीटें थी वो, और जो ये वैकेंसी रद्द हुई है, अभी देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन अभी रद्द ही मान के चले अपन इसको। तो जो भी सीटें लगभग 1900 के आसपास की सीटें हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अमाउंट है राजस्थान के इतिहास में। तो एसआई के लिए इतनी सारी सीटें होगी, अकेले एसआई के लिए। और इसमें भी सारी सीटें कौन सी है? मैक्सिमम सीटें तो एपी की है, आर्म पुलिस की है। मैंने आपको बताया था आर्म पुलिस क्या होती है, आरएसी क्या होती है, आईबी क्या होती है, एपी क्या होती है, ये किस तरह से इनका वर्क प्रोफाइल रहती है। मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हो। राइट। अगर आपको लगे आपको देखना है तो देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सीटें इतनी सारी है, लेकिन आप कितने हो? आप तो इतने सारे हो ना, तो इसमें से सिर्फ कितने आएंगे? लास्ट में इतने ही आएंगे बस। इससे एक ज्यादा नहीं आएगा, एक भी इससे ज्यादा नहीं आने वाला। मतलब ये जो 5 लाख है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1900, अगर 1900 सीटें तो सिर्फ और सिर्फ 1900, एक भी बंदा इससे ज्यादा नहीं आ सकता है किसी कीमत पर। तो यहाँ स्कूल वाला मामला नहीं है, ये तो कंपटीशन है, गहन प्रतियोगिता है। यहाँ पर कैसी गहन प्रतियोगिता है। और अगर आपको उसको क्रैक करना है तो आपको अपनी समझ को भी उस हिसाब से डेवलप करना है, आपको उस हिसाब से विश्लेषण करना आना होगा। आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो उसमें से 3 को बाहर निकालना, आउट, सीधा आउट। आप पेपर में जब क्वेश्चन देखे ना, ना क्वेश्चन आया फर्स्ट, आपने देखा 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपने इतना गहन अध्ययन कर रखा हो, रटा हुआ जरूरी नहीं है, गहन विश्लेषण कर रखा हो कि आप इनको देखते कहोगे इट इज आउट, ये आउट होना चाहिए, ये भी आउट होना चाहिए, ओके अपना आंसर सिर्फ ये है। तो ये चीज आपके अंदर अगर आ गई ना, तो आप 100 में से बहुत बहुत, मतलब मैं अभी आंकड़ा नहीं दूंगा, बट आप बहुत जबरदस्त आंकड़ा आप यहाँ ले आओगे। और आपके सिलेक्शन का जो बेस होगा ना, वो ये हिंदी होगा, ये मान के चलो आप। समझ रहे हो? इसलिए हिंदी पर फोकस करो,
मैं जो क्लासें ले रहा हूँ आप लगातार लीजिए, आपको कई कोचिंग में भटकने की जरूरत नहीं है, आपको मटेरियल मिलता रहेगा। बाकी आपको मैंने बुक बता रखी है, आप उसको फॉलो करिए। अब आप यहाँ पर मैं जो ये नोट ये जो लिख रहा हूँ, आप इसको क्या है नोट भी कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, आप उसको पॉज करके, आपको अगर इसमें से लगता है कि मुझे कुछ नोट करना है या मैंने ऐसी कोई चीज़ बोली है जो आपके लिए उपयोगी आपको लगती है, आप उसको नोट डाउन कर लो नोट्स में अपने, राइट। और कुछ कुछ चीज़ होगी जो मुझे लगेगा मुझे लिखवाना, तो मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास पता ही है, आपको बुक दी बताई दी मैंने क्या करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली है। आपका वो जो 1900 है ना, उसमें आप 100% आप आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा हिंदी के लिए, इन टॉपिक्स के लिए, समझ गए। आप भटकोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब मैंने देखो मैं आपको कुछ चीज़ और भी बता देता हूँ। जैसे कि अपन ने एक बात की थी, मैंने आपको कहा कि यार कि ये जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप इसको समझना कि जैसे मैंने क लिखा, राइट, और इसके नीचे हल लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन इसमें क्या हल चिन्ह लगा हुआ है। देखो आप इसको बाद में नोट भी कर लेना है, क्या ऐसे कैसे ना। मैं इसको जो कुछ चीज़ें ऐसी जो होगी लिखने लायक वो मैं इसको लिखूंगा अभी अच्छे से, हल चिन्ह लगा हुआ है, समझना इसको। हल चिन्ह इसमें लगा है, पहली बात। हल चिन्ह अगर लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो व्यंजन है ना, ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध व्यंजन है। क्या व्यंजन है ये, कौन सा व्यंजन, शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन है, एकदम शुद्ध व्यंजन है। मतलब इसमें क्या है, स्वर शामिल नहीं है। शुद्ध व्यंजन का मतलब क्या है, इसमें क्या है, स्वर शामिल नहीं है, स्वर शामिल नहीं है, राइट। अच्छा, ये जो अगर किसी व्यंजन के नीचे हल लिखा हुआ, इसका मतलब वो क्या आधा व्यंजन है, क्या है वो, आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन है। इसका मतलब क्या होता है, वो आधा व्यंजन है, पहली बात। और वो शुद्ध व्यंजन है, वो आधा व्यंजन है, और वो उसमें क्या है, स्वर शामिल नहीं है, राइट। लेकिन ये क्या है तो एक व्यंजन है, तो एक व्यंजन। और अपन क्या कहते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उनका जो उच्चारण होता है ना, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता। देखो ये जो हल लिख रहा हूँ ये ऐसे नहीं लिखना है ना, ये मैं पढ़ाने के चक्कर में जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखना है। स्वरों की सहायता, सहायता, ये गलत हो जाएगा, वो ऐसा नहीं लिखा जाता है ना। स्वरों की सहायता से, सहायता से उच्चारण होता है, राइट। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाता है। अब ये जो व्यंजन है, मैं कह रहा हूँ इसमें स्वर शामिल नहीं है, तो क्या अपन इसका उच्चारण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये कि ये जो व्यंजन है इसमें स्वर शामिल नहीं है, इसलिए ये बोलने योग्य नहीं है, अपन इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, बोलने योग्य नहीं है। मतलब कोई भी व्यंजन अगर उसके नीचे हल लगा हुआ है, अगर उसके नीचे हल लगा हुआ है, मतलब उसमें स्वर शामिल नहीं है, और व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब अपन इसको बोलने योग्य नहीं समझ सकते, ये बोलने योग्य नहीं है। अगर मुझे इसका उच्चारण करना है ना, मैं बोलूँ क, तो मैंने ये वाला क नहीं बोला है, मैंने ये वाला क बोला है जिसके नीचे हल नहीं है, क्योंकि इसको तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। अगर इसको मुझे बोलना है तो इसमें क्या है, मुझे स्वर मिलाना पड़ेगा, और जैसे स्वर मिलाऊंगा हल हट जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ क, तो वो ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये वाला क बोल रहा हूँ जिसके नीचे व्यंजन हल चिन्ह नहीं है। हल चिन्ह वाले को तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें स्वर शामिल नहीं है, मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी बोलने के लिए, राइट। तो ये क्या है, बोलने योग्य नहीं है। मैं इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये क्या अमौखिक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, अमौखिक, अमौखिक व्यंजन। मतलब ये मैं बोल नहीं सकता, ऐसा व्यंजन है ये, अमौखिक व्यंजन है, क्लियर। अब ये तो आपने देख लिया कि कोई भी व्यंजन जिसके नीचे हल लगा है ये उसकी पहचान है। अगर किसी जैसे मैं ग है या ख है, मान लो ख है, इसके नीचे भी हल लगा है, तो मैं आप क्या कहोगे, ये क्या है, हल चिन्ह लगा, मतलब ये क्या शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर शामिल नहीं है, ये आधा व्यंजन है, और ये बोलने योग्य नहीं है, और ये अमौखिक व्यंजन है, राइट। कोई भी व्यंजन किसी को भी ले लो, जैसे आप टब ट ले लो और इसके नीचे हल है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है, ये आधा व्यंजन है, इसमें स्वर शामिल नहीं है, और ये अमौखिक व्यंजन है, ये बोलने की योग्य हल चिन्ह लगा है, राइट। इसको
ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, राइट। अब देखो, अगर मुझे इसको बोलने योग्य बनाना है तो मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये क है, के नीचे हल है। अब मैं इसमें क्या है, स्वर जोड़ता हूँ जोड़ता हूँ देखो ये क्या बन गया, क बन गया, क्या बन गया, क। और अब जो है हल नहीं लगेगा, क्या है, हल नहीं लगेगा, मतलब ये क्या है, ये जो क बना है ये क्या है, ये स्वर के शामिल होने से बना है। देखो दोनों में, ये क्या है, व्यंजन है और ये स्वर है, ये दोनों के मिलने से बना है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा व्यंजन हो गया बताओ। पहली बात तो ये बोलने योग्य हो गया, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना क, वो ये वाला बोल रहा हूँ, मतलब ये मौखिक व्यंजन है ना। और ये आधा नहीं है, ठीक है, ये हल हट गया, मतलब ये आधा व्यंजन नहीं है, पूरा व्यंजन है, ठीक है। तो ये क्या है, मौखिक व्यंजन हो गया, मौखिक व्यंजन हो गया ये कैसा व्यंजन है, मौखिक व्यंजन, राइट। फिर ये कैसा है, ये मौखिक व्यंजन है, प्लस ये क्या है, इसमें क्या है, स्वर क्या है, शामिल है या नहीं, बताओ, स्वर शामिल है, फिर क्या है इसमें, तो इसमें शामिल है, समझ रहे हो। तो इसके नीचे इसमें क्या हल नहीं लगा हुआ है, क्लियर है। अब अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि देखिए, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, एक मैं वर्ण लिखता हूँ क, क्या लिखता हूँ क, और इसमें मैं जोड़ता हूँ क्या जोड़ता हूँ, आ, राइट। क्या जोड़ रहा हूँ इसमें, आ जोड़ रहा हूँ। जब मैं इसमें आ जोड़ा, अच्छा इसके नीचे तो हल रहेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये इस तरह से क और ये इस तरह से आ, कैसे ही बनेगा बताओ, संधि थोड़ी हो रही है, खाली सिर्फ मेल हो रहा है या जोड़ हो रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसे ही तो बनेगा, हाँ, कि नहीं बनेगा बताओ। या फिर ये ऐसा बनेगा, बताओ मुझे, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो आप लोग कहेंगे यार हमने ये तो देखा ही नहीं है कहीं, ये तो हमने नहीं देखा। हाँ, हम पढ़ते हैं किताब में, अखबार में, स्कूल में, बचपन में, कॉलेज में, कहीं पे ये नहीं देखा, हमने तो यही देखा है। जैसे कि मैंने कहा ख, उसके नीचे हल, और ये आ, राइट। तो आपने इसको पढ़ा होगा, हाँ, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखोगे, या फिर तो ये नीचे क्या हल चिन्ह है ना, इसको मैं लगा रहा हूँ हल चिन्ह। ये हल वाला ख ले लिया, ऐसा कैसा है, और ये ले लिया, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, बताओ बताओ, ऐसे लिखोगे, तो आप कहोगे यार हमने ये वाला देखा था, ये तो नहीं देखा, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, अपन ने जोड़ा क्या है, अपन ने जोड़ा तो ये आ है, राइट। और लिखा क्या अपन ने, ये, मतलब ये जो आ है ना, ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, मतलब ये ऐसा हो गया, ये आ ऐसा हो गया, कि नहीं हुआ, राइट। जैसे कि मैं लिखा क, क्या लिखा क, हल लगा दिया, और लिखा ई, तो मैंने इसको ऐसा लिखा गया, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो आप कहोगे यार हमने ये पढ़ा है, ये तो हमने ऐसा तो नहीं देखा भाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ अपन इसको लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख रहे हैं, या अपन ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख रहे हैं, या अपन ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख रहे हैं, मतलब अपन जोड़ जो रहे हैं ना, अपन आ जब जोड़ रहे हैं तो आ नहीं लिख के आ की जगह ऐसा लिख रहे हैं, राइट। जब अपन ई जोड़ रहे हैं, ई ना, तो ई नहीं लिख के, देखो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ई जोड़ रहे हैं तो ई लिखना चाहिए था, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, ये ऐसा लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये क्या है, स्वर है, ठीक है, स्वर है, ये क्या है, तो ये क्या है, फिर ये स्वर है क्या, देखो ये स्वर का ही रूप है एक तरह से, आप ये समझ लो। और स्वर ने क्या किया, इस आ से, देखो इसको समझना, थोड़ा ऊपर ले लो, स्वर ने क्या किया, ये जो आ था, ये आ जो था, ये अपने आप में एक स्वर है, और इसने क्या किया, ये ऐसे में बदल गया,
कब बदला ये? जब ये क्या कर रहा था, जब ये क के साथ मिल रहा था, जब ये क के साथ मिल रहा था ना, जब ये क के साथ मिल रहा था तो ये ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्वर है इसने क्या किया, अपने रूप में परिवर्तन कर लिया। स्वर ने रूप में परिवर्तन कर लिया। रूप में क्या कर लिया? परिवर्तन। और कौन सा वो परिवर्तन कैसा है देखो, वो परिवर्तन ऐसा है। और स्वर के रूप में परिवर्तन और कब किया? जब ये किसके साथ मिल रहा था? व्यंजन के साथ मिल रहा था। कब किया ये? जब ये किसके साथ मिल रहा था? व्यंजन के साथ। व्यंजन के साथ। व्यंजन के साथ क्या हो रहा था? व्यंजन के साथ क्या कर रहा था? ये व्यंजन के साथ संयोजन कर रहा था, या व्यंजन के साथ मेल कर रहा था, या व्यंजन के साथ जब ये मिल रहा था तब इसने क्या किया? रूप में परिवर्तन कर लिया। और ये जो परिवर्तन है वो ये देख रहे हो आप, और इसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। बस इतना सा समझना था अपन कि इसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मतलब अपन ने इस आ में, इस क में, ये जो क है, इस क में इस आ को ना मिलाकर इस आ के रूप में जो परिवर्तन हुआ उसको मिला दिया और अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। राइट? मतलब अपन ने क्या किया, अपन ने इसको ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। राइट? और ऐसा ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखने से क्या हो गया? ये क्या हो गया? संक्षेप हो गया। क्या हो गया? संक्षेप में काम नहीं पड़ गया आपका, शॉर्ट में काम नहीं पड़ गया। कि नहीं उल्टा बताओ? काम, ये जो काम है आपको, इसकी जगह आपने ये लिख दिया तो इससे क्या हो गया? संक्षेप में हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो एक आप ये लिखते हैं जैसे अंग्रेजी में लिखते हो, मैं बताऊँ अंग्रेजी में आप कैसे लिखते हो? ए, ऐसे ही तो लिखते हो। इसकी जगह क, इसकी जगह आ। भाई अंग्रेजी में तो आप ऐसे ही लिखते हो कि नहीं लिखते बताओ? लेकिन यहाँ आपने क्या किया, हिंदी में आपने क्या किया? ये लिखा ही नहीं है, आपने तो ये लिख दिया, मतलब इसको संक्षिप्त कर दिया। तो अपनी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, वो क्या है? किसको अपनाया है उसने? हिंदी की देवनागरी लिपि ने किसको अपनाया? संक्षिप्तीकरण को। देवनागरी लिपि जो है उसने किसको अपनाया? उसने संक्षिप्तीकरण को अपनाया। किसको अपनाया? संक्षिप्तीकरण को अपनाया। उसने संक्षिप्तीकरण को अपनाया। मतलब उसको संक्षिप्त में करके लिखना है, ना कि उसको फैला कर लिखना है। समझ रहे हो? जैसे कि इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? इसलिए अपन मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं। स्वर के रूप में परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन को अपन ने क्या कहा? मात्रा कहा। आ की जगह अपन ने क्या लिख दिया? आ की जगह अपन ने लिख दिया ये, और इसी को अपन ने क्या कहा? मात्रा कहा। तो मैं एक नोट डाल सकता हूँ, आप यहाँ पे नोट डाल देना, आप भी लिख लेना इस बात को। राइट? आप लिख लेना, मैं एक बार लिख लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप इसको लिख लेना कि देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मैं अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्वर और व्यंजन में क्या होता है? जब मेल होता है। हमने देखा ना, स्वर और व्यंजन तो थे। स्वर और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में जब क्या हो? जब मेल होता है, जब मेल होता है, स्वर और व्यंजन में जब मेल होता है तो क्या होता है? तो आपने देखा ना क्या हुआ? किसने अपना रूप बदला है? स्वर ने बदला है। तो स्वर अपने रूप में, तो स्वर अपने रूप में, स्वर अपने रूप में, स्वर अपने रूप में, स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करता है, जो परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे ही अपन क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। है समझ में? थोड़ा सा लिखने में इशू आ रहा है, हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। राइट, तो आपने समझ लिया कि स्वर और व्यंजन में जब मेल हो रहा है, यहाँ पर क्या है, इनमें मेल हो रहा है स्वर और व्यंजन में, तो मेल हो रहा है, तो ये जो स्वर है इसने अपने रूप में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और ये क्या बन गया, जो परिवर्तन किया उसी को अपने क्या कहा, मात्रा कहा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी जो लिखने की जो लिपि है ना हिंदी भाषा को, देवनागरी लिपि, उसने किसको अपनाया, संक्षिप्तीकरण को। तो वो चीज़ों को और शॉर्ट करता है, तो ये नहीं लिख के वो इसको कर लेता है डायरेक्ट। समझ रहे हैं? जैसे अपन ने वो अभी तदुपरांत का मैंने आपको उदाहरण दिया था, तदुपरांत ना, मैंने पढ़ा था ना वो उदाहरण। फिर अपन ने उसमें कहा था द और ऊ मिल जाएगा, द और ऊ, तो अपन ने क्या लिखा, दू ही तो लिखा, द और ऊ को दू लिखा, मतलब ये ऊ की जो मात्रा थी उसको लगा दिया, मतलब ऊ जो था ना वो किस में परिवर्तित हो गया, मात्रा में, इसमें कन्वर्ट हो गया, इस रूप में परिवर्तित हो गया। ये तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, ये भी तो लिख सकता था, लेकिन ये क्या है, ठीक है, ये संक्षिप्त नहीं है। और हिंदी देवनागरी लिपि ने क्या है, संक्षिप्तीकरण को अपनाया, तो वो क्या है, स्वर जो होता है ना वो मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और उसको व्यंजन के साथ जुड़ जाता है और उसको शॉर्ट कर देता है। तो ये इस तरह से शॉर्ट हो गया है। समझ रहे हो? देखो यही चीज़ थी, बेसिक चीज़ थी जो अपन ने बात की है। अब अपन इसमें आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे, तब अपन ये देखेंगे कि जो मात्रा है ना टोटल, भाई देखो स्वर कितने हैं, आपको पता ही ना, अपन ने पढ़ा था स्वर 11 है और मात्राएं कितनी है, 10 है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं है, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके। ताकि अपन इसको वापस एक बार लिख भी लेंगे। और फिर अपन थोड़ा सा ये जो वर्णों का जो अपन ये जो वर्ण जोड़ रहे हैं ना, ये कैसे जोड़ना है और इसका वियोजन जो है वो कैसे करना है, ये दो चीज़ें और देख लेते हैं साथ साथ में। ताकि क्या कि अपना जो बेसिक है ना, संधि जो अपन करने जाएंगे ना, तो अपन को पता तो होना चाहिए कि शब्दों को जब अपन तोड़ेंगे तो टूटेंगे कैसे, अपन को पता ही नहीं है। पहले पद को तोड़ो, दूसरे पद को तोड़ो, अपन को पता ही नहीं चल रहा ये टूटेगा कैसे, और अपन को पता ही नहीं जुड़ेगा कौन फिर, है ना। इसलिए क्या बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि हिंदी जो है ना, ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ना, 100 क्वेश्चन का, जो 200 आपके मार्क्स हैं, इनको लाने के लिए आपको अपनी समझ को डेवलप करना है। रटन क्षमता ठीक है, वो उम्र भी नहीं है और वो होगा भी नहीं, ठीक है। वो तभी होगा जब आपने यहाँ पे क्या है, दिमाग लगा रखा होता आपने। तो आप अपने आप को लॉजिकल थॉट में डेवलप करो, अपने सोच को, अपने विचार को ना, अपने विश्लेषण क्षमता को बढ़ाओ। ये दो कर दी तो आप वहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो आप अच्छे से फाइट कर जाओगे, ये देख लेना। तो अच्छा स्कोर कर जाओगे आप तुरंत। ऑप्शन देखते ही कहोगे यार ये तो नहीं हो सकता, इसको बाहर करो। ये बी है, ये भी नहीं हो सकता, इसको बाहर करो। हाँ सी सी हो सकता है, क्योंकि डी भी नहीं हो रहा, डी को बाहर करो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके अंदर डेवलप करनी है। आपको हिंदी को बहुत बारीकी से समझना है, अच्छे से समझना है, और आप ये चीज़ आसानी से कर लोगे। आप सबको बेस्ट विशेष है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने अंदर डबल माइंड को मत चलाना, यार क्या करूँ, किससे पढूँ, कैसे पढूँ, इससे काम हो जाएगा क्या? ना, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये सब छोड़ दो, ये सब विकार हैं। ये क्या है? ये सब क्या, मस्तिष्क के विकार हैं। जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है ना, तो ये उसके अंदर आते हैं, है ना? फिर दूसरी परेशानियाँ और होती ही है। बच्चों को, सबको, जो भी तैयारी करता है, आर्थिक रूप से समस्या तो होती है। देखो ये चीज़ तो है ही एक मूल, ना ये चीज़ है ना, व्यक्ति के दिमाग में जो तैयारी कर रहा है, विकार भी आते रहे कि यार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, किससे करूँ, कौन सा मैटर अच्छा है, कौन सा मैटर अच्छा नहीं है, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है, कौन सी कोचिंग में जाऊँ, कौन सी कोचिंग में नहीं जाऊँ। राइट? फिर थोड़ा आर्थिक रूप से समस्या रहती है। तो मेरा आपको ये कहना है कि आप जब इस तैयारी में आ गए हो ना, आपको अगर तय कर लिया है कि मुझे पीएसआई बनना है, राइट? आपने जब ये तय कर लिया है ना पीएसआई बनना ही है, तो फिर आपको इन विकारों से तो क्या, मुक्त होना पड़ेगा। आप एकदम इससे खाली हो जाओ, अपने मस्तिष्क को क्या करो, खाली कर दो। और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ डालो आप उसमें, अपने इस मस्तिष्क में ये जो विकार है ना मस्तिष्क के, उनको तो दूर कर दो। और आपका जो ये मस्तिष्क है ना पूरा, इसमें आप उसमें क्या डालो, क्या डालोगे बताओ? आप इसमें डालो, निकालो मत। विकार को तो निकाल दो। जो ये विकार है ना, जो ये तनाव है, चिंता है, इनको तो बाहर कर दो। अब ये सब बाहर कर दो। आप इसमें डालो संधि को, संधि को समझा हुआ जो है ना वो डालो। आप इसमें डालो प्रत्यय को, आप इसमें डालो उपसर्ग को। समझ रहे हो? शब्द शुद्धि को, वाक्य शुद्धि को, ये जो जितने भी टॉपिक है,
उन सबको इसके अंदर डालो और वो ये भरा हुआ होना चाहिए उनसे, राइट। ये भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि यार संधि में कहाँ से पढूँ, राघव प्रकाश से पढ़ लूँ क्या, या किसी और सर की बुक से पढ़ लूँ क्या, प्रत्यय में किससे पढ़ूँ, किसी कोचिंग से पढ़ लूँ क्या, किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ लूँ क्या, किसी कोचिंग की बुक आ रही है उससे पढ़ लूँ क्या, ये सब छोड़ दो। मैंने आपको शॉर्ट में कह दिया था कि आपको बुक जो फॉलो करनी है वो मैंने अपने एक वीडियो में आपको बता दिया, आप भटको मत। भटकोगे तो देखो समय निकल जाएगा, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपको मैंने बुक बता दी थी, राइट। आपको मैंने कह दिया कि मैं आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। तो आपको पूरा सिलेबस तो यहाँ मिल जाएगा, मतलब आपको जो टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने ना वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके। फर्स्ट स्टेज जो है ना आपका आपका जो फर्स्ट स्टेज है टॉपिक क्लियर करने का, वो यहाँ पे मैं आपको चैनल पे करा दूंगा। सेकंड स्टेप क्या है कि जो मैं करवाऊंगा उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको बुक में जो जैसे मैंने संधि कराई तो मैं आपको काफ़ी कुछ करवा दूंगा, हालांकि यहीं से मिल जाएंगे आपको संधि, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आप चाहो तो बुक में जो अदर एग्जाम्पल्स है ना, अदर एग्जाम्पल वो आप देख सकते हो, राइट। और थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप इतना सा है कि आप क्या करो, मॉडल पेपर करो। मॉडल पेपर एग्जाम हॉल में जब जाओ ना उससे पहले आपको 20 25 या 30 पेपर कम से कम आपको निकाल देना है। बस ये 3 स्टेप, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बुक से देख लो और मॉडल पेपर कर लो। ये 3 चीज़ अगर आपने कर लिए तो आपका एग्जाम जो आपके जो हिंदी के जो 100 क्वेश्चन आप ऐसे ही करके आ जाओगे। आप कहोगे यार ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व करके आ जाओगे, उनको पता ही नहीं लगेगा यार आपने कैसे कर दिया। शर्त एक ही है, टॉपिक क्लियर कर दो, बुक से अदर एग्जाम्पल देखना है वो देख लो और ये मॉडल पेपर कर लो। टॉपिक के लिए मैंने आपको कह दिया कि मैं अपने चैनल पे आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, तो करा दूंगा। मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, आपके लिए मैटर तैयार कर रहा हूँ और मैं आपको करवा रहा हूँ तो करवा दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बुक आप पूरी नहीं भी कर पाएंगे ना, लेकिन मेरे इस मैटर को कर दिया आपने, जो मैं आपको जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप नोट करते जाइए। कुछ चीज़ लिखवाने की तो मैं भी लिखवाऊंगा, अगर मैं नहीं लिखवा पा रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तो आप खुद सेल्फ उसको पॉज करके या रिपीट करके आप उसको नोट अपने स्तर पे कर सकते हो। देखो रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पे ऐसे ही पड़े, आप जब चाहो तब देखो ना, ऐसी बाध्यता तो है नहीं है कि लाइव में ही देखो, ऐसा कुछ है नहीं झंझट, तो बिल्कुल फ्रीली मिल रहा है आपको, एकदम निःशुल्क मिल रहा है, आप देखिए आराम से, तो आपको लोड लेना नहीं है, राइट। तो आप उसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आपको उसको क्लियर कर दो चैनल से, और फिर बुक से अगर आप बुक से नहीं भी करोगे ना, केवल ये अच्छा कर दोगे, इसको 100% कर देना, ठीक है ना, ये 100% हो जाना चाहिए। जो मैं आपको यहाँ पे ऑन राइट जो ऑन यूट्यूब पर करवाना है ये 100% होना चाहिए, ये हो जाए। और फिर हाँ मॉडल पेपर फिर 100% होने चाहिए, मॉडल पेपर में कमी नहीं आनी चाहिए, है ना, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ये मॉडल पेपर जो है ना इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ये होने ही चाहिए। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से होना चाहिए और मॉडल पेपर यहाँ से होना चाहिए, 2 चीज़ भी आपने कर दी तो आप ये 100 क्वेश्चन ऐसे ही कर जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। तो मोटिवेट रहो और लगातार मेहनत करो, विकारों से मुक्त रहो, और अपना जो मस्तिष्क है ना ये इससे हिंदी के टॉपिक सिलेबस के जो टॉपिक है उससे भरा होना चाहिए, बाकी चीज़ों से भरा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मेरी सभी को जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, सबको बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करिए, और हाँ चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, राइट। ताकि क्या है कि मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका कुछ प्रतिफल, प्रतिफल इट मीन्स क्या है, मोटिवेशन, मेरे लिए प्रतिफल कोई वो नहीं है, मेरे लिए प्रतिफल ओनली ऑन मोटिवेशन है। क्या मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है तो आप लोगों से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिली है, मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया, मैंने आप लोगों को पढ़ने की दिशा में आगे कुछ मदद करी है, तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट रखें कि हाँ मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट कलेक्ट करके आपको अच्छे से अच्छे मैटर दे सकूँ, राइट। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, मैंने अपनी जो तैयारी की थी उसी लेवल की तैयारी आपसे भी मैं कराऊंगा, भटकने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसीलिए आई होप आप इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा भी अपना मोटिवेशन लेवल बना रहे। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी मन को कमज़ोर नहीं होने देना। आपका जो लक्ष्य है राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर या 2 स्टार को हासिल करना, उसको अर्जित कराने में मैं पूरा सहयोग दूंगा आप लोगों को। आप डट के मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।